अस्थमा अटैक ड्यूरिंग वेदर चेंजेस। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स अपनी कंडीशन को समझ नहीं पाते। सीजन चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, उसके बाद हमारी बॉडी में, हमारी इम्यूनिटी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि फीवर, कोल्ड, कफ। और जहां बात आती है कोल्ड कफ की, एंड ऑन द अदर हैंड जहां हम डिस्कस करते हैं अबाउट अस्थमा, सिम्टम्स जनरली सेम होते हैं। दोनों में आपको कफ होता है, वीजिंग होती है, ड्राइनेस आती है आपकी थ्रोट में। तो जनरली पेशेंट्स को क्या लगता है कि उनको कॉमन कोल्ड हुआ है, या फिर बहुत सारे पेशेंट्स सोच लेते हैं कि उनको अस्थमा हो गया है। लेकिन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली द अस्थमा अटैक इज, और आप कैसे अपने अस्थमा की कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। जब हमारे एयरवेज इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, और आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होना शुरू हो जाती है, आपके लंग्स कॉम्प्रोमाइज करना शुरू हो जाते हैं, दैट रिजल्ट्स इनटू अस्थमा। अब हम बात कर लेते हैं, आप अस्थमा को जनरली पेशेंट्स का कंसर्न ये होता है जब उन्हें पता चलता है कि वो अस्थमैटिक पेशेंट्स हो चुके हैं, तो उनको ऐसा फील होता है कि अब ये अस्थमा लाइफ लॉन्ग रहेगा और ये ऐसा ही रहेगा, मतलब सिम्टम्स धीरे धीरे एग्रीवेट ही होते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने अस्थमा को अर्ली स्टेज में ही डायग्नोस करवा लेते हैं, अर्ली स्टेज में ही अगर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है इनिशियल स्टेज में ही, तो आपके सिम्टम्स वहीं पर रुक जाते हैं और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कॉमन कोल्ड है, आपको सीजनल चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको अस्थमा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सैचुरेशन का ध्यान रखना है। सैचुरेशन इन द सेंस अपने ऑक्सीजन लेवल्स का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको कोल्ड हुआ है तो विद इन 7 डेज और विद इन 10 डेज आपका कोल्ड ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं तो आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती ही रहेगी, स्पेशली एट द नाइट टाइम एंड इन द मॉर्निंग टाइम। कॉमन कोल्ड आपका कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन अस्थमैटिक पेशेंट्स को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती ही रहेगी। तो अगर आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, सैचुरेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो यू डू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि आपके डॉक्टर्स आपका बेस्ट डायग्नोसिस करेंगे। उसके बाद आप फिगर आउट कर पाओगे कि आपको अस्थमा है, जो जनरली पेशेंट्स फिगर आउट करवाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं और उन्हें लेटर स्टेजेस में पता चलता है, जब तक उनकी सिचुएशन क्रॉनिक हो चुकी होती है। और जब जाके पेशेंट्स को ग्रेजुअल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक होना शुरू हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका अस्थमा ठीक नहीं होगा। लेकिन अब मैं बात कर लूँ कि आपका अस्थमा होगा कैसे ठीक। जनरली पेशेंट्स को ये लगता है, व्हेन इट कम्स टू अस्थमैटिक पेशेंट्स, उन्हें जनरली ये लगता है कि उन्हें लाइफ लॉन्ग अपने रेस्क्यू पंप्स यूज़ करने पड़ेंगे, उन्हें लाइफ लॉन्ग इनहेलर्स यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात अच्छे से समझाना चाहूँगी कि अगर आप अपनी मेडिसिन का प्रोटोकॉल, अगर आप अपना एक्सरसाइजेस का रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आप अपने अस्थमा से रिलीफ पा सकते हैं। अगर आप टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते हैं तो भी आप अपने अस्थमा से रिजल्ट्स पा सकते हैं। आप अपने लंग्स को हेल्दी बना सकते हैं, वापस से आप अपनी ऑक्सीजन के लेवल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी एक्सरसाइजेस का एक रूटीन फॉलो अप रखेंगे, मतलब आप अर्ली मॉर्निंग स्पेशली प्रेफर करेंगे कि कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लें या फिर कुछ ब्रिस्क वॉक कर लें, तो आपके अस्थमा को रिलीफ होने में बहुत कम टाइम लगेगा और आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखेंगे। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात कर लेते हैं अपने रेस्क्यू पंप्स की, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स ये सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इनहेलर्स का यूज़ करेंगे तो उनका अस्थमा जल्दी ठीक होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जितना कम इनहेलर्स का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका अस्थमा ठीक होगा, क्योंकि आप नेचुरल एयर, आप नेचुरल ऑक्सीजन इनहेल करने की कोशिश करिए विदाउट इनहेलर्स। क्योंकि पेशेंट्स डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं अपने रेस्क्यू पंप्स पे। उन्हें ऐसा लगता है कि बिना रेस्क्यू पंप्स के वो अस्थमा ठीक ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप टाइम पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉलो करते हैं, अगर आप हल्की फुल्की वॉक करना शुरू कर देते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो आपकी लंग एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और आपका अस्थमा भी धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। साथ ही साथ जो आपकी ब्रोंकियल ट्यूब्स इन्फ्लेम्ड हैं, जो आपकी एयरवेज इन्फ्लेम्ड है, वो भी मेडिसिन की हेल्प से और एक्सरसाइजेस की हेल्प से ठीक होती चली जाएंगी। आई होप अस्थमैटिक अटैक के बारे में जो भी पेशेंट्स की क्वेरी होती है वो उनको समझ आई होंगी, या फिर मेरे पास जब भी पेशेंट्स विजिट करते हैं तो बहुत बार वो कंफ्यूज होते हैं अपने कॉमन कोल्ड में, मतलब अपने खांसी जुकाम और अपने अस्थमा के सिम्टम्स को लेके। आई होप वीडियो से आपको थोड़ा बहुत क्लियर ज़रूर हुआ होगा और आपको ये भी पता चला होगा कि अस्थमा के सिम्टम्स कौन से हैं और आपके कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स कौन से हैं। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।